नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सरकारों में 3 साल कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले भी लिए हैं। समान नागरिक संहिता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी कानून भी बनाया है। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई कर करीब 5,000 सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया है। प्रदेश की आबादी के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षेत्रीय आरक्षण लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को भी बल मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षेत्रीय आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। लेकर आए, पहले दिन से संकल्प लिया था। जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, पार्टी की मूल अवधारणा है, उसको लेकर देवभूमि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। नौजवान युवाओं के लिए हमने जहां भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी बनाई, नकल का अध्यादेश लेकर आए और पिछले 3 वर्षों में 14,800 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई और सारी की सारी नकल विहीन हुई, पारदर्शिता के साथ हुई। नकल का अध्यादेश आने के बाद हमारे नौजवान युवाओं में भरोसा जगा। स्वरोजगार के क्षेत्र में काम हुआ। महिला उत्थान के लिए महिला स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे महिला मंगल दल हैं, अनेक स्वरोजगार के काम आगे बढ़े हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ। आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अनेक स्वयं सहायता समूह, हमारे महिला समूह अपना काम कर रहे हैं। पिछली दीपावली पर सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से भी आज हमारी बहनों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस अपनी बद्रीनाथ सीट को गंवाना नहीं चाहती है और मंगलौर सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। वहीं बीजेपी भी दोनों सीटों को हथियाने के मूड में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों विधानसभा सीटों पर जीत के लिए तैयारी तेज कर दी है। महेंद्र भट्ट का दावा है कि इस बार दोनों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, क्योंकि दोनों सीटों पर बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी हैं। भट्ट का कहना है कि जनता सिर्फ विकास के नाम पर वोट देती है और बीजेपी विकास को लेकर हमेशा प्राथमिकता देती है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता दोनों विधानसभाओं पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बूथ स्तर की हमारी बैठकें हो चुकी हैं। इसके साथ-साथ हमारे मंत्रियों के दौरे हमने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे विधायक गणों का प्रवास हो रहा है और कल मंगलौर के अंदर जयंत चौधरी जी की बहुत बड़ी जनसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और विजय बहुगुणा जी को हमारा बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर उनके कार्यक्रम, सौरभ जी का कार्यक्रम लगे, विजय बहुगुणा कार्यक्रम ने मांगा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वहाँ के सांसद हैं पौड़ी लोकसभा के तीरथ सिंह रावत जी, उनका कार्यक्रम बनने वाला। और कल 7 तारीख और 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की 6 जनसभाएं ये बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर विभिन्न स्थानों पर रहेंगी। छोटी सभाएं, छोटे क्षेत्र में छोटी सभाएं रहेंगी, स्थानों पर रहेंगी। छोटी सभाएं, छोटे क्षेत्र में छोटी सभाएं रहेंगी। चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र हंगामे के साथ संपन्न हो गया है। सत्र के बाद उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राज्यसभा के विशेष सत्र का अनुभव मीडिया से साझा किया। उन्होंने कहा कि सीमांत राज्य से आने वाले एक छोटे से राजनीतिक कार्यकर्ता को देश की संसद में अपनी बात रखने का मौका मिला है, जो कि उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन्हीं मुद्दों को सदन के पटल पर रेखांकित किया जाएगा। साथ ही महेंद्र भट्ट ने केंद्र की तमाम योजनाओं का उत्तराखंड में मिल रहे लाभ का भी जिक्र किया है। देखिए, पहला उद्बोधन था और जिन उद्देश्यों के साथ यहाँ की जनता ने जो अपेक्षाएं मुझसे की हैं, उन उद्देश्यों, उन भावों को मैंने
सदन के अंदर रखा है। खास तौर पर उत्तराखंड के पर्यटन के को मैंने रेखांकित किया है, धार्मिक यात्रा को रेखांकित किया है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट हुआ है, उस समिट के लेकर जो यहाँ के युवाओं के अंदर जो उत्साह का भाव है, उसको मैंने राज्यसभा के अंदर रखा है। और मैंने अपेक्षा भी व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री जी जो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिन प्रस्तावों को लेकर केंद्र में जाते हैं, वो सारे प्रस्ताव वहाँ पर स्वीकृत होते हैं। और ये मैंने कहा कि जो विषय मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति एक बड़ा लगाव है, और उस भाव के साथ आगामी दिनों में उत्तराखंड की सभी योजनाओं को, विकास पूरक योजनाएं हैं, उस पर हमको लोग सफलता हमको प्राप्त। उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार को लेकर महिला कांग्रेस में आक्रोश नजर आ रहा है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज महिला कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदेश का नदियों का चैनलाइजेशन न करने, बाढ़ राहत के कार्य न करने और नदियों से मलबा न हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। मामले में कोर्ट ने कहा है कि सरकार से 2 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते में होगी। इसी को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल भी खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जगह जगह आपदा का खतरा बना रहता है, लेकिन सरकार इसे लेकर कोई तैयारी नहीं कर रही है और अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि हाई कोर्ट को ही डंडा करना पड़ता है, तब जाकर सरकार जागती है। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो एक चुगान की व्यवस्था रही है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में न जा पाए, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं की। अब मानिए हाईकोर्ट को जो है सरकार से जवाब तलब करना पड़ रहा है और आप देखिए अधिकांश मामलों में हाईकोर्ट का डंडा होता है, तब जाकर के सरकार जाती है। नैनीताल पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उपाध्यक्ष विनय रोहिला का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल राज्य अतिथि में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने वीडियो संदेश के जरिए आपदा के दौरान अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा संबंधी अलर्ट और सूचनाओं का समय पर प्रचार प्रसार जरूरी है, इसलिए सूचना प्रसारण तंत्र को सशक्त किया जाए। विनय रोहिला ने बताया है कि आपदा से निपटने के लिए क्षेत्रों में सड़कों पर जेसीबी की तैनाती कर दी गई है। ऑपरेटर का मोबाइल नंबर कंट्रोल रूम में उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही आपदा से पहले जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नालों, नहरों की भी साफ सफाई करा दी गई है। दवाइयाँ प्रॉपर रूप से सुरक्षित की गई हैं। फूड पैकेज, खाना भिजाने का काम साधन अगर ऐसा होता है तो किया गया है। राहत शिविर केंद्रों को मुस्तैद किया गया है और इसी प्रकार से डॉक्टर्स के सेल्स बनाएंगे, जेसीपी लगाई गई हैं, है ना। तो सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। नाले जहाँ चौक हुए थे उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार सब जगह काम हो रहा है। हेलीकॉप्टर वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। सभी हेलीपैड जितने हैं वहाँ पे सफाई व्यवस्था रखी जा रही है। हेलीपैडों को चुस्त किया जा रहा है ताकि वहाँ हेलीकॉप्टर उतारने में दिक्कत ना हो। इस प्रकार से मैं समझता हूँ एक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में और पूर्व में सरकार ने जो तैयारी की गई है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। फिर भी अगर आपदा के अंतर्गत कोई घटनाक्रम बदलता है तो यहाँ कंट्रोल रूम से कहें, और अगर ऊपर से व्यवस्था करनी पड़ी, देहरादून से व्यवस्था करनी है, हल्द्वानी से करनी पड़ती है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और अपनी फायर सर्विसेज है, वो सब लोग भी तैयारी करके अपनी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग वर्तमान शैक्षिक सत्र को विद्यार्थी वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है।
विद्यालय शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि प्राथमिक शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए विशेष कोशिशें की जा रही हैं और इसी के तहत स्कूलों में 3000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है और अब स्कूलों में संसाधनों के विकास पर भी फोकस रहेगा। इसके तहत शिक्षकों की अंतरमंडलीय तबादला प्रक्रिया में काउंसलिंग, अटल स्कूलों में तैनाती और डाइट में पद स्थापना समेत कई मांगों पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। तो वहीं निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम योजना को भी बोर्ड इम्तिहान की तरह बेहतर किया जाएगा। बिल्कुल। और माननीय मंत्री जी ने इसमें देखिए सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो विद्यालय शिक्षा विभाग है वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरे, हमारे बोर्ड का रिजल्ट कैसे अच्छा हो, कैसे बोर्ड के टॉपर्स की संख्या हम बढ़ाएं, जो मार्क्स हैं उनको हम कैसे बढ़ाएं, जो विद्यार्थियों की सुविधाएं हैं उनको हम कैसे बढ़ाएं। तो विद्यार्थी वर्ष के रूप में हम लोगों ने इसको मना रहे हैं और नए शैक्षणिक सत्र में शुरू होने के पहले ही जो ग्रीष्मकालीन अवकाश था, जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हैं वो सभी को हमने वितरित कर दी हैं। इस बार जो विज्ञान विषय की किताबें हैं वो 2 भाषीय हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि बच्चों की हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की समझ भी बढ़े। चमोली के पगनो गांव में बरसात शुरू होते ही ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के दोनों ओर से आ रहे नालों को ग्रामीणों ने खुद कार्य कर दूसरी ओर को मोड़ दिया है, जिससे ग्रामीणों को हल्की राहत मिली है। लेकिन बारिश शुरू होते ही अभी भी गांव के 53 परिवार खतरे की जद में हैं। बता दें कि पगनो गांव में पिछले साल से गांव के ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते बारिश के मौसम में ग्रामीण दहशत में रह रहे हैं। मानसून का असर बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु के आंकड़ों में अब धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। बद्रीनाथ धाम में 1 जुलाई से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10,000 से नीचे की ओर आ गया है। 3 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में 2,996 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री की विशाल के दर्शन किए। वहीं अभी तक 8,39,989 लोग अभी तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर सड़क हादसे में दिनेशपुर के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हल्द्वानी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि बुधवार की रात तीनों युवक रुद्रपुर से कार से घर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी मटकोटा मोड़ के पास NH 87 का निर्माण कार्य कर रही गाड़ी से टकरा गई। इस घटना में सोनू सरकार और गोपाल मलिक की मृत्यु हो चुकी है, और जबकि जो दीपू ढाली है वो गंभीर रूप से घायल है। वो कृष्णा हॉस्पिटल रुद्रपुर हल्द्वानी में वर्तमान एडमिट है। ये लोग कल रात को जो है, जैसे इन्होंने घर पे बताया कि इसके एक मित्र जो है, गोपाल के एक मित्र के जो बहन की यहाँ पे डिलीवरी हो रही थी एक प्राइवेट को या यहाँ पे जिला हॉस्पिटल में। तो ये लोग वो ब्लड देने के लिए तीनों लड़के कार पर सवार होकर यहाँ पे आए थे, और ब्लड डोनेट करने के बाद ये लोग घर लौट रहे थे। नेशनल हाईवे जो है 109 पर जो है निर्माण कार्य चल रहा है। ये जो दिनेशपुर की ओर जाता है कट, उस कट के पास जो है एक वाहन, वहाँ पे हाईवे का ही वाहन जो सड़क निर्माण कार्य में लगा हुआ है, वो सड़क के किनारे मतलब लापरवाही से रखा हुआ था, उस पे ये कार जाके टकरा गई। कल शाम को ये लोग कहीं ब्लड डोनेट करने आए थे, शायद डोनर को दिक्कत हो गई होगी, इसलिए घर पर वापस जा रहे थे। रात को ही एक जो वहाँ पे जो डाबर बनाती है, डाबर रोड बनाती है, वो जो है PWD के साइड में वो गाड़ी खड़ी थी, और जिसमें से कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं था, जिस कारण जो बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दिनेशपुर में 16 लाख की लागत से बना रपटा पुल हल्की बारिश से ही पूरी तरह डूब चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण में धांधली हुई है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत बेकार है। इस रिपोर्ट में देखिए। पानी में डूब गए 16 लाख रुपए।
16 लाख डूबे, लोगों में आक्रोश। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में अधिकारियों का कारनामा देख ऐसा लगता है कि जैसे साहब चैम्बर से बाहर आते ही नहीं हैं। यही वजह है कि दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में बना 16 लाख रुपए का रपटा पुल पहली बारिश में ही पानी में डूब गया। रपटा पुल सर आपके सामने दिख रहा है। रपटा पुल तो दूर दूर तक मालूम ही नहीं पड़ रहा है। जो रपटा पुल यहाँ बनाया है 16 लाख का बजट से, वो पानी में बह गया। तो मैं सरकार से एक उम्मीद करना चाहता हूँ, रपटा पुल तो हमें मिल गया और वो सामने दिख भी रहा है, उससे अच्छा हमें 2 नाव मिल जाए आने जाने के लिए, वही बेटर होगा। अधिकारियों ने कहा था निर्माणाधीन है पुल, पहला निर्माण अधूरा और अब पुल ही गायब। कुछ समय पहले एचएन न्यूज ने जब खबर को प्राथमिकता से उठाया था तो बीजेपी वाले स्थानीय नेता अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचे थे और उस वक्त दावा किया था कि पुल का निर्माण अभी अधूरा है, इसमें कुछ और काम होना है। इस बीच प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई, जिसके बाद दिनेशपुर के सुंदरपुर गाँव में जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है। पहली ही बारिश में पुल गायब, अब क्या? पूर्व विधायक का सरकार पर हमला। वर्तमान में कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश से पुल पूरी तरह से डूब चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण में धांधली हुई है, जिसकी गुणवत्ता बहुत बेकार है, जिसको लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ग्रामीणों समेत मौके पर पहुंचे और पुल का जायजा लिया तो पुल पानी में डूबा मिला। 1 महीने पहले मेरे संज्ञान में आ गया था कि सुंदरपुर जो रुद्रपुर विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, उसके अंदर एक रपटा पुल बन रहा है। अरे रपटा पुल कैसे कामयाब होगा? इतनी बड़ी नदी यहाँ से निकलती है। अरे आपको राज्य योजना के अंतर्गत एक पुल बनाना चाहिए। जब मैं विधायक था तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, बाद में 5 साल बीजेपी की सरकार आई मेरी विचारधारा की। उस 5 साल की सरकार में मैं राज्य योजना के अंतर्गत हर गांव के अंदर सड़कें लेके आया, क्योंकि विधानसभा बहुत उपेक्षित थी। सबसे बड़ी विधानसभा उधम सिंह नगर की, जिसमें सड़कें नहीं थी। राज्य योजना के अंतर्गत मैं पहला विधायक था जिसके प्रस्ताव टाइम से गए और सारी सड़कों का निर्माण कराया। कितनी लंबी पुल बननी चाहिए और कितनी बनी है? ये पुल यहाँ से वहां तक बनना चाहिए, उस छोर तक लगभग 250 मीटर। अगर ये पुल बन जाता है लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और ये हमेशा के लिए पब्लिक की सुविधा हो जाएगी। बना कितना है? अभी कुछ नहीं बना है, 1 इंच भी नहीं बना है। आपके सामने है पुल। 8 पाइप खड़े किए थे, वो पाइप भी एक डिपार्टमेंट से आ गए। रेता यहीं से निकाला, मिट्टी यहीं से निकाली और 16 लाख रुपए की लागत से पुल बन रहा है साहब। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुंदरपुर की जनता बहुत जागरूक है, इनको माफ नहीं करेगी। इस गांव में भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा किया, मोदी की विचारधारा को पल्लवित किया, पुष्पित किया, लेकिन आज क्या मोदी की विचारधारा ऐसी है? भारतीय जनता पार्टी को कलंकित करने वाले ये नेता जो 16 लाख रुपए की लागत से 8 पाइप का रपटा पुल बनाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। आप देखिए कितना बड़ा एरिया है, इस एरिया के अंदर निर्माण कार्य होना चाहिए था, लेकिन मात्र 8 पाइप की लागत से वो पुल बन रहा है, रपटा पुल, जो पानी की भेंट चढ़ गया। गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने उठाया था सवाल। अब रपटा पुल तो स्विमिंग पुल बन गया। कुछ दिनों पहले मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुल का जायजा लिया और कहा कि पुल अभी निर्माणाधीन है, इसकी गुणवत्ता के लिए हम जांच कर रहे हैं। लेकिन हल्की बारिश में 16 लाख की लागत से बने रपटा पुल अब स्विमिंग पुल बन चुका है और पानी में डूब चुका है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कितना लंबा बना है? 200 मीटर लंबा होना चाहिए था ये पुल, लेकिन बना है मतलब 6 मीटर। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पुल को लेकर? पुल तो दिख भी नहीं रहा। पुल दिखेगा भी नहीं, ये पानी के बाद दिखेगा भी नहीं। ये तो खाली सिर्फ वोट वाली बात है और सुंदरपुर में वोट है 99.99 वोट बीजेपी का, और उसके लिए दे रहा है एक लैपटॉप पुल जो आप लोगों का सामने पानी की वजह से दिख भी नहीं रहा है। हाँ, और ये पानी सूखने के बाद भी दिखेगा भी नहीं, जैसे पुल बना है। इसमें सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। आपकी मांग क्या? हमारा मांग है 200 मीटर, हमने कहा था कम से कम 150 मीटर बना के दे, कम से कम 150 मीटर बना के दे, 50 मीटर का खा जाए ठेकेदार वगैरह जो है। लाखों रुपए पानी में बह गए, जिम्मेदार कौन? क्या फिर से पुल के लिए जारी होगा बजट? बीजेपी नेता और आला अधिकारियों की बात को मान भी लें तो पहले उन्होंने क्या कहा था और अब तस्वीर जो आपके सामने है, तो फिर अब तक वो लागत लगी है वो बह गई है। फिर सवाल उठता है कि पुल को पूरा करने के लिए क्या फिर से बजट का प्रावधान किया जाएगा? जिनकी नीयत खराब होती है, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, उनका यही हाल होता है। ये दैवीय आपदा है, ये भगवान की मार है इनके ऊपर। और आगे भी इस हिंदुस्तान में जिसने भी हराम की कमाई की है, बेईमानी का पैसा कमाया है, उसको भगवान ने कभी माफ नहीं किया। किसी भी नेता का इतिहास उठा के देख लो। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं,
ये लोग कहेंगे ठुकराल जी आपने क्यों नहीं किया? अरे मेरे टाइम में तो विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, सारी सड़कें बनाई। पहला विधायक था जिसने 5 साल तक बीजेपी की सरकार में राज्य योजना के 100% प्रस्तावों को गवर्नमेंट में भेजा और काम करा के यहाँ पर टेंडर करवाए, सड़कों का निर्माण किया। आज मैं चाहता हूं बिना विद्वेष के, बिना किसी झगड़े के यहाँ पर ये पुल का निर्माण होना चाहिए जो व्यापक जनहित में और पूरी बरीराई ग्राम सभा को इकट्ठे जोड़ेंगे। सारे गांव अलग अलग है, पिपलिया नंबर 2 अलग है, लंगड़ा भोज अलग है, तिलपुरी अलग है, केवलगंज अलग है, आपका मुकंदपुर अलग है। इन सब गांवों को, कुंदन नगर नंबर 5, इन सारे गांवों को इकट्ठे जोड़ते हुए 9 गांव हैं। सबसे बड़ी ग्राम सभा बरीराई ग्राम सभा, जिसका सबसे बड़ा गांव रुद्रपुर विधानसभा का सुंदरपुर आज भी उपेक्षित है। 2.5 साल में यहाँ की जनता से आप पूछ लो, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। 2.5 साल के अंदर अगर कोई काम हुआ है तो मुझे गिनाए, लेकिन एक काम ये 16 लाख की लागत से रपटा पुल, जिसमें 50,000 रुपए भी नहीं लगा। जनता की अनदेखी, जनता के संग ठगी, भगवान इनके पापों का दंड इनको अवश्य देंगे। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। तो फिर क्या इस पुल के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या फिर ठेकेदार, उस पर कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पहाड़ों पर आसमान से बरसात का पानी लगातार अब तेजी से आ रहा है और मैदानी क्षेत्रों में ये कहर बनकर के भी टूट रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां अब उफान पर नजर आ रही हैं और कई आशियानों को अपने आगोश में भी लेती हुई नजर आ रही हैं। इसी खतरे को देखते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। तैयारियों को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवों की नगरी कही जाने वाली उत्तराखंड की पहचान पहाड़ों से ही बनी हुई है और इन पहाड़ों पर आसमानी आपदाएं अपनी कहर बरपा चुकी हैं। 16 और 17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। और इस विकराल प्रलय का रूप जिसने भी देखा और सुना, उसकी रूह तक कांप गई थी। और इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया था। ये नजारा देख जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर तक फूल गए थे। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष भी उत्तराखंड के काशीपुर की ढेला नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया था कि ढेला नदी के कई आशियाने तिनके की तरह बह गए थे। बताना चाहूँगा कि काशीपुर लास्ट ईयर मानसून सीजन में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। हमारे 2 क्षेत्र मेन हैं, एक हमारा लक्ष्मीपुर पट्टी है और दूसरा है हेमपुर इस्माइल। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले हम इन क्षेत्रों में सिंचाई विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से और PWD की तरफ से, हर विभाग से जो काम हो सकते थे वो सारे कराए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जो हमारा राहत बचाव केंद्र है। बहरहाल उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने चिंता जताई है और बदलते मौसम के इस मिजाज में कब जल अपना विकराल रूप लेकर उत्तराखंड में प्रलय ला जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। बस अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी क्षेत्रों में क्या नदियां उफान पर आती है और प्रशासन की तैयारियां धरातल पर खरी उतरती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।